गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा लेक्चर होगा ये लेक्चर बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए होगा। इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर जो है लेजर उसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले मैं ये मान रहा हूँ कि आप लेजर का बेसिक जान रहे होंगे, लेजर चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ये लेक्चर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में कम से कम 60 एमसीक्यू तो डिस्कस किए ही जाएंगे। साथ ही साथ उन एमसीक्यू में जो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू हैं उनके सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो लेक्चर में दिए जाएंगे। ठीक, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें और कहीं पे अगर डाउट होता हो तो उसको कमेंट करके पूछें। ओके, आपके सुविधा के लिए मैंने कुछ समरी नोट्स टाइप भी इसमें डाल दिया है तथा जो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं उनके सॉल्यूशन को भी इसमें डाल दिया है। ठीक, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए लेजर होता क्या है, अगर लेजर के बारे में आप देखिए कि लेजर वर्ड क्या होता है, मतलब इसका एक्रोनिम्स क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, यल स्टैंड्स फॉर लाइट। ठीक, जो यल होता है किसके लिए होता है, लाइट के लिए होता है। ए स्टैंड फॉर एम्प्लीफिकेशन बाई, यस स्टैंड फॉर स्टिमुलेटेड, एंड ई स्टैंड फॉर इमिशन ऑफ, एंड आर स्टैंड फॉर रेडिएशन। ठीक, लेजर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है स्टिमुलेटेड, मतलब इसमें स्टिमुलेटेड एमिशन मस्ट होता है। ठीक, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, ये मान चुका हूँ कि आप बेसिक जान रहे हैं, बस थोड़ा बहुत हिंट इसमें दे रहा हूँ। ठीक, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ओके, ठीक, अब देखिए ये लेजर का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है कि किस वर्ड का क्या मतलब है। क्लियर। अब देखिए इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर बीम। लेजर बीम का करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये हाई डायरेक्शनलिटी होता है। मतलब इसमें जो डाइवर्जेंस होगा इसका क्या होगा, बहुत ही कम होता है। ठीक, इसका जो डाइवर्जेंस होता है बहुत ही कम होता है। तो एक सेंस हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, जैसे ये क्या होगा, आप देखे होंगे लेजर लाइट, ये क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल, इस तरह लाइट आगे निकलेगा। और जो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, जैसे घरों में जो हम लोग एलईडी बल्ब वगैरह यूज करते हैं, ठीक, एलईडी बल्ब वगैरह, तो वो सब क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। ठीक, ये सब चीज़ें, ये इसका एक करेक्टरिस्टिक्स है। चूंकि ये यूनी डायरेक्शनल है इसलिए इसका इंटेंसिटी भी क्या होगा, हाई होगा, दूसरा करेक्टरिस्टिक। ठीक, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंसंट्रेटेड इन अ बीम इज वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन। ओके, तीसरा क्या होगा, इसका हाई कोहेरेंस होगा। इसका कोहेरेंसी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। मतलब कोहेरेंसी ज़्यादा मतलब क्या होगा, जितने भी इमिटेड फोटॉन होंगे वो क्या रखेंगे, कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप रखेंगे विथ ईच अदर। ठीक, बाकी कोहेरेंसी क्या होता है इसका मैं लेक्चर यूट्यूब पे पहले ही डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है चौथा, मोनोक्रोमेटिसिटी होता है। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है, मोनोक्रोमेटिसिटी इसका फोर्थ प्रॉपर्टी होता है। मतलब क्या होगा, ये सिंगल कलर होगा इसमें। ठीक, इसका जो कलर होगा क्या होगा, सिंगल कलर होगा। ओके, अब देखिए एक चीज़ यहाँ डिस्कस किया गया है, रेलाई रेंज, ये क्या होता है, तो द डिस्टेंस फ्रॉम द लेजर ओवर विच द लाइट रेज रिमेन पैरेलल इज नोन एज रेलाई रेंज। ठीक, इसको क्या कहेंगे, रेलाई रेंज कहेंगे, जहाँ तक क्या हो लाइट रे क्या रहे, पैरेलल रहे। ओके, अब एक वर्ड और आता है कालीमेटेड। कालीमेटेड मीन्स क्या होगा, ये नया वर्ड है कालीमेटेड, इसको भी आप देखे होंगे। इसका मतलब क्या होता है, वन डायरेक्शनल एंड नॉन स्प्रेडिंग। मतलब एक डायरेक्शनल होगा, उसमें किसी तरीके का ये फैलाव नहीं होगा, बस एक सिंगल डायरेक्शन में क्या होगा, लाइट आपका जाएगा। ठीक, तो ये सब बेसिक चीज़ आप पढ़ चुके हैं, बस एक बार मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ओके, अब देखिए आप आइंस्टीन कोफिशिएंट भी पढ़े होंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, सॉरी स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये सब पढ़े होंगे। क्या क्या, स्टिमुलेटेड एमिशन कहिए या इंड्यूस्ड एमिशन कहिए, फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन कहिए, या तीसरा क्या है आपका, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक, ये सब इन सब टर्म से आप क्या हैं,
फेमिलियर है, ये मैं मान रहा हूँ। तो आप जब देखिए आइंस्टीन कोएफिशिएंट निकाले होंगे तो आपको एक ये रेशियो मिला होगा, ठीक। अभी देखिए हो सके इस आगे इस पे कुछ एमसीक्यू आए तो वहाँ इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैं इसको लिख दिया हूँ कि द रेशियो ऑफ आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन to the Einstein coefficient of stimulated emission of radiation is given by A21 upon B21 जो किसके बराबर है 8 पाई एच न्यू क्यूब अपान सी क्यूब, ठीक। जहाँ पे एच क्या है प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है और सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। ओके, ये रिलेशन आता है, ठीक। अब देखिए 21 लिखा है यहाँ पे, जो सफिक्स में क्या लिखा है 21 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है जब 21 लिखा है 21 लिखा है तो क्या होगा E2 से E1 का बात हम कर रहे हैं, E2 से E1 का बात कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या हो रहा है दोनों एमिशन कोफिशिएंट हो गए। यहाँ से इसको आप समझ सकते हैं, जब एब्जॉर्प्शन वाला कोफिशिएंट होता तो क्या होता वहाँ पे A12 करके आता, मतलब पहले स्टेट से क्या होता दूसरे स्टेट में जाता। ओके, अब देखिए एक नया टर्म आएगा पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो क्या होता है बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आप क्लास में पढ़े होंगे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, ठीक। तो ये कैसे किया जाता है, पंपिंग एक प्रोसेस होगा, मतलब पंप करके क्या करेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करेंगे, ठीक। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं कर रहे हैं मतलब पंपिंग नहीं किए हैं तो क्या होता है, ये मान लेते हैं कि E1 क्या आपका लोअर एनर्जी स्टेट है, E2 क्या आपका हायर एनर्जी स्टेट है, ठीक। मान ले रहे हैं कि N1 क्या उसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसमें E1 मतलब लोअर एनर्जी स्टेट में, ठीक। और N2 मान ले रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो किस में हैं आपके हायर एनर्जी स्टेट या E2 कर दीजिए, ठीक। तो देखिए ये कंडीशन है E1 इज लेस देन E2 और N2 इज ग्रेटर देन N1 इज ग्रेटर देन N2, मतलब बिफोर पंपिंग। आफ्टर पंपिंग क्या होगा, जब पंपिंग करेंगे कई सारे पंपिंग प्रोसेस है, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा एटम जो होगा एनर्जी गेन करेगा, गेन करके क्या होगा आपका हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, ठीक, जिसको E2 से लिखा गया है। लोअर एनर्जी स्टेट क्या है E1 है, तो अब क्या हो जाएगा जब हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा N2 इज ग्रेटर देन N1, ठीक। मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी लेवल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम्स इन लोअर एनर्जी लेवल। ओके, यही हमको चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एटम को हम क्या करें ऊपर पहुंचा दें और उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन कराते रहें जिससे हमारा लेजर एक्शन होता रहे। ओके, तो ये सब कंडीशन आप पढ़ चुके होंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दिया हूँ मैं, मेकिंग N2 इज ग्रेटर देन N1 दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स का ये, ठीक। N2 मोर इन हायर एनर्जी लेवल E2 देन द नंबर ऑफ पार्टिकल N1 इन लोअर एनर्जी लेवल E1 कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन आर इन्वर्टेड पॉपुलेशन। इन्वर्टेड क्यों कहा गया, क्योंकि इनिशियली क्या होता है जो आप पंपिंग नहीं करते हैं तो नीचे ज़्यादा होता है, ठीक। बेसिकली क्या होता है ग्राउंड लेवल पे जो होता है पॉपुलेशन ज़्यादा होता है एटम्स का, लेकिन क्या है इसमें उल्टा कर देना है ना, ऊपर वाले एनर्जी स्टेट पे बढ़ा दे रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं इसको इन्वर्टेड पॉपुलेशन। ओके, अब देखिए पंपिंग कैसे होगा, पंपिंग क्या होता है, इसका भी कई सारा प्रोसेस है, ठीक। मैं छोटा छोटा डेफिनेशन लिखा हूँ, बस आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक। अब देखिए पंपिंग करा है, पंपिंग क्या अ सिस्टम इन विच पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड कॉल्ड एन एक्टिव सिस्टम, ठीक। अभी एक्टिव सिस्टम क्या होता है आगे फिगर के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। ओके, द मेथड ऑफ रेजिंग अ पार्टिकल फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड पंपिंग, ठीक। ऊपर देखिए आपको एनर्जी लेवल डायग्राम से दिखाया हूँ कि पार्टिकल का नंबर क्या करना बढ़ाना हायर एनर्जी स्टेट में, कहाँ से लोअर एनर्जी स्टेट या उसी को क्या कहते हैं सबसे लोअर एनर्जी स्टेट को क्या कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक। ग्राउंड स्टेट से ऊपर बढ़ाना क्या कहलाएगा आपका पंपिंग कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ या दूसरा डेफिनेशन क्या कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन इज नोन एज पंपिंग, ठीक। पॉपुलेशन की संख्या आप जान ही रहे, इन्वर्जन मतलब क्या उल्टा कर देना, उल्टा बढ़ाना उसको, मतलब नीचे ज़्यादा रहता है हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कर दिए ऊपर वाले लेवल ऑफ बढ़ा दिए, मतलब E2 पे बढ़ा दिए, ठीक। इस वजह से ये टर्म पॉपुलेशन इन्वर्जन आता है। ओके, अब देखिए पंपिंग के लिए कुछ क्या है कॉमन प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या किया जाएगा पंपिंग किया जाएगा, ठीक। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द पंपिंग आर एज फॉलोज, ठीक। सबसे पहला इसमें क्या है ऑप्टिकल पंपिंग, ठीक। ऑप्टिकल पंपिंग को किस में यूज करेंगे, यूज्ड इन रूबी लेजर, जो पंपिंग जिस लेजर में यूज किया जाएगा उसके आगे देखिए ब्रैकेट में लिख दिया गया है। ओके,
दूसरा पंपिंग क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या ORR इलेक्ट्रिकल पंपिंग। ये क्या होता है आपका, गैसियस या गैस लेजर आप कह सकते हैं, उसमें यूज होता है। ठीक। तीसरा क्या होता है, इन इलास्टिक एटम एटम, या इसी को आप कह सकते हैं इन इलास्टिक एटॉमिक कोलिजन। ठीक। इनमें क्या किया जाता है, कोलिजन करा करा के ऊपर बढ़ाया जाता है। ये किस में यूज होता है, हीलियम नियॉन लेजर में यूज होता है। ओके। चौथा क्या है आपका, डायरेक्ट कन्वर्जन। डायरेक्ट कन्वर्जन किस में यूज होता है, जो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, सेमी कंडक्टर लेजर। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड यूज करते हैं पंपिंग का। पांचवा क्या है, केमिकल रिएक्शन कराते हैं। कब कराएंगे, जब CO2 लेजर हम लेते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन करा के, मतलब केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब पंपिंग करा रहे हैं, क्यों, ताकि हमको पॉपुलेशन इनवर्जन मिल जाए और जो लेजर का रिक्वायरमेंट है, स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट करे। ठीक। स्पॉन्टेनियस एमिशन को, उसको हम अचीव कर सकें। ओके। अब देखिए कह रहा है कि मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर। लेजर के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। ठीक। तो देखिए, अ लेजर रिक्वायर्स 3 कंपोनेंट्स फॉर ऑपरेशन। किसी भी लेजर को काम में लाने के लिए कम से कम 3 उसका क्या होंगे, मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स क्या करेगा, दैट विल रेज द सिस्टम टू एन एक्साइटेड स्टेट। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सिस्टम को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में नहीं ले जाए तो कैसे होगा स्टिमुलेटेड एमिशन, तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। ओके। दूसरा क्या है, एक्टिव मीडियम। एक एक्टिव मीडियम में चाहिए, मतलब विच वेन एक्साइटेड अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। ऐसा मीडियम जिसको एक्साइटेड किया जाए एनर्जी सोर्स के हेल्प से, तो वो क्या करे, पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर ले, पंपिंग वम्पिंग करा के, ताकि पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लिया जाए। जो एक्टिव मीडियम हो सकता है वो क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। ओके। अब देखिए तीसरा क्या कर रहा है, ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होगा, तो ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है, इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ लेजर। ये लेजर का सबसे आवश्यक पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मिरर्स फेसिंग ईच अदर। ये 2 मिरर कंसिस्ट करता है, 2 मिरर को मिला के बना होता है। ठीक। द एक्टिव मीडियम इज इनक्लोज्ड बाय दिस कैविटी। इसी को हम ऑप्टिकल रेजोनेटर कैविटी या रेजोनेटिंग कैविटी भी कहते हैं, ऑप्टिकल रेजोनेटर को। ठीक। तो ये वर्ड अपने दिमाग में आप रखिएगा। ओके। तो द एक्टिव मीडियम इन इनक्लोज्ड बाई, सॉरी, द एक्टिव मीडियम इज इनक्लोज्ड बाई दिस कैविटी। वन ऑफ मिरर इज fully reflective, while while other mirror is partially transparent या partially reflective। ठीक। तो देखिए ये आपका क्या होता है, पूरा जो कंपोनेंट होता है लेजर का, वो पूरा देखिए यहाँ पे बनाया हूँ। कुछ ऐसे होता है जो आप लेजर क्लास में पढ़े होंगे, बुक से पढ़े होंगे, जैसे भी पढ़े होंगे, जिस भी माध्यम से पढ़े होंगे, तो कुछ आप ऐसा देखे होंगे। हर एक लेजर के केस में लगभग कुछ आप ऐसा, मोस्ट ऑफ द लेजर केस में ऐसा देखे होंगे। ओके। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिए एनर्जी सोर्स है। एक मिरर क्या फुली रिफ्लेक्टिव है और दूसरा क्या पार्शियली रिफ्लेक्टिव है या पार्शियली ट्रांसपेरेंट है। ठीक। और ये क्या एक्टिव मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, लेजर ऑपरेशन को कराते हैं। ओके। अब देखिए कह रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस टाइप करके लिखा गया है। ठीक। देखिए लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड एज एक्टिव मीडियम आर अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ लेजर मीडियम एंड and according to the nature of output, लेजर आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। मतलब ठीक, लेजर के कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं, एक्टिव मीडियम क्या है, आउटपुट का नेचर क्या है, उन सब के बिहाफ पे हम लेजर को 4 मेन कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके। तो सबसे पहला कैटेगरी क्या है आपका, सॉलिड स्टेट लेजर। ठीक। सबसे पहला कैटेगरी क्या है, सॉलिड स्टेट लेजर। इसका एग्जांपल क्या है, रूबी लेजर, ND-YAG लेजर या ND ग्लास लेजर। ठीक। ND-YAG का नाम अभी आपको आगे स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक। दूसरा क्या है, गैस लेजर, ये हीलियम नियॉन लेजर या CO2 लेजर। ठीक। तीसरा क्या है, लिक्विड लेजर या इसे क्या कहते हैं, डाई लेजर भी कहते हैं। ठीक। चौथा क्या है, सेमीकंडक्टर लेजर। सेमीकंडक्टर लेजर को, जो सेमीकंडक्टर लेजर है, इसको लेजर ऑफ द फ्यूचर भी कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में जो ये डीवीडी ओडी है उसमें क्या हो रहा है, ये सब यूज हो रहा है। ठीक। अब देखिए फिर लिखा गया
आप एनर्जी लेवल देखे होंगे जब लेज़र पढ़े होंगे उसमें, तो 3 एनर्जी लेवल में कौन से लेज़र आएँगे? रूबी लेज़र। और 4 लेवल लेज़र एग्ज़ाम्पल कौन से होंगे? एनडी-वाईएजी लेज़र। देखिए एनडी स्टैंड्स फॉर नियोडियम ग्लास एंड वाईएजी स्टैंड फॉर याट्रियम एल्यूमीनियम गार्नेट। ठीक? उसका देखिए ये फ़ॉर्मूला भी होता है Y3Al5O12। ओके? फिर क्या है 4 लेवल लेज़र? हीलियम नियॉन लेज़र और CO2 लेज़र। ठीक? ये आपके 4 लेवल और 3 लेवल लेज़र है। ओके? ठीक, थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा, लेक्चर कुछ लंबा जाएगा। ठीक, आपके सुविधा के लिए मैं थोड़ा डिटेल में उसको एक बार रिकॉल करने लगा हूँ। ठीक, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि द पीएन जंक्शन इज, पीएन जंक्शन क्या होता है? ठीक, चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कह रहा है कि सॉलिड स्टेट लेजर, आयनिक लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, गैसियस लेजर। तो देखिए पीएन जंक्शन क्या होगा? सेमीकंडक्टर लेजर। आप जान रहे हैं, पढ़े हुए हैं इसको सेकेंड सेमेस्टर में, इंटर में पढ़े हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होगा? ये सेमीकंडक्टर लेजर होगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर मटेरियल कैन बी सेमीकंडक्टर लेजर। तो देखिए जो सेमीकंडक्टर लेजर होते हैं वो किसके किसके कॉम्बिनेशन होते हैं? वो जो कॉम्बिनेशन होते हैं, आप पीरियाडिक टेबल में देखिएगा, जो थर्ड ग्रुप है और फिफ्थ ग्रुप उसके कॉम्बिनेशन होते हैं। थर्ड ग्रुप में आता है एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम। और जो फिफ्थ ग्रुप है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक, इन सब के क्या होते हैं? ये कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। ठीक, ये जो एलाय होते हैं। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो हर एक ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। तो ऑल ऑफ एबव। ठीक, आप पीरियाडिक टेबल का थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप देखिएगा, उनको मिला के जितने भी पॉसिबिलिटीज़ होता है वो सेमीकंडक्टर लेजर अप्रॉक्सीमेटली उसमें से अधिकतर पॉसिबिलिटी से मिलके बनते हैं। मतलब कि जैसे गैलियम आर्सेनाइड देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, इंडियम फास्फाइड, फिर गैलियम इंडियम फास्फाइड, ऑल ऑफ दिस। ठीक, इसके अलावा भी आपका हो सकता है InGa, इंडियम, गैलियम, आर्सेनिक, ये फास्फाइड। ठीक, इसके अलावा और भी हो सकता है आपका यहाँ पे AlGaS हो सकता है। मतलब ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है AlGaS। ठीक, तो ये जो थर्ड ग्रुप पीरियोडिक टेबल और फिफ्थ ग्रुप है उनके एलिमेंटों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। ओके, तो ऑल ऑफ द ए वाला ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। ठीक, थर्ड नंबर देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव मीडियम इन ND-YAG लेजर। ND-YAG लेजर में कौन सा मीडियम क्या होगा? एक्टिव होगा। तो इसको आप पढ़े होंगे, इसका क्या होगा? बी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, इसका बी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ND+3 आयन जो होंगे ये क्या होंगे? इसमें एक्टिव मीडियम का काम करते हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव मीडियम फॉर रूबी लेजर। ये भी आप देखे होंगे, इसमें कौन सा रूबी लेजर के लिए होता है एक्टिव मीडियम? तो आपका क्रोमियम एटम जो होता है इसमें एक्टिव मीडियम का काम करता है। ठीक, एक्टिव मीडियम क्या होता है उसका डेफिनेशन मैं ऊपर बता चुका हूँ। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा कि द लेजर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप ऑफ कैविटी रेजोनेटर, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ लेजर मीडियम एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ आउटपुट, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ पंपिंग, ऑल ऑफ एबव। ठीक, तो लेजर देखिए जो क्लासिफाइड होता है क्या होता है? लेजर मीडियम एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ आउटपुट। मतलब पांचवें का बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ये मैं ऊपर अभी लेजर के क्लासिफिकेशन में ये बताया था पॉइंट। ठीक, सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, सिक्स नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्री लेवल लेजर। ये भी देखिए ऊपर दिखा चुका हूँ, कौन सा थ्री लेवल लेजर होगा आपका? हीलियम नियॉन लेजर इज द थ्री लेवल लेजर। ओके, सेवंथ नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक, चार ऑप्शन आपको दिए हैं। तो देखिए इसका क्या होगा? इसका ही फार्मूला मैं ऊपर दिखाया था और कहा भी था वहाँ पे कि देख लीजिएगा, हो सके इस पे MCQ जरूर आए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ले चलता हूँ आपको मैं वहाँ पे। रेशियो ऑफ इंस्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो क्या है? न्यू क्यूब, मतलब फ्रीक्वेंसी के क्यूब के क्या है? प्रोपोर्शनल है। ठीक, उसके क्योंकि ये 8 पाई H और C ये सब तो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा स्पॉन्टेनियस एमिशन टू स्टिमुलेटेड एमिशन। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन सेम पूछा है। तो क्या होगा?
क्वेश्चन के हिसाब से प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पे मैं ले चलता हूँ आपको। क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू द न्यू क्यूब हो जाएगा। ओके, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक, प्रोपोर्शनल टू द न्यू क्यूब। ओके, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि लेजर बीम इज हाईली कोहेरेंट सो इट कैन बी यूज्ड इन। ये क्या होता है? हाईली कोहेरेंट होता है, तो इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? ठीक, तो देखिए आपका जो एर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाईली कोहेरेंट है तो इसका कहाँ पे यूज हो सकता है? इसका आप इंटरफेरेंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो एर्थ का क्या होगा? बी वाला ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि द पॉपुलेशन इनवर्जन इन CO2 लेजर इज अचीव्ड बाई। ऊपर देखिए आपको जब पंपिंग लिखवाए थे तो उसमें बताए थे किसके द्वारा होता है? केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। तो 9 का डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि लेजर लाइट इज परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक, इट इम्प्लाइज दैट इट हैज। परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक है तो मतलब क्या रहेगा? सिंगल कलर रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका सिंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक, टेंट का क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी रखता है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन, अ लेजर लाइट कंसिस्ट ऑफ। लेजर लाइट क्या, सॉरी, लेजर लाइट कंसिस्ट ऑफ। ठीक, दिया कॉस्मिक रेस, इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रीम, लाइट मटेरियल प्रॉपर्टीज, परफेक्टली कोहेरेंट फोटॉन। तो 11 का क्या होगा आपका? डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? कोहेरेंसी होता है। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि द पॉपुलेशन इनवर्जन रिक्वायर्ड फॉर अ लेजर एक्शन विच इज अचीव्ड इन सॉलिड स्टेट रूबी लेजर बाय द प्रोसेस ऑफ, किसके द्वारा होता है? ठीक, रूबी लेजर में। ठीक, तो ये जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या होगा आपका? डी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्टिकल पंपिंग द्वारा हम रूबी लेजर में क्या करते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन हीलियम नियॉन लेजर इज प्रोड्यूस्ड बाई। ठीक, तो 13 का आपका क्या होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये मैं ऊपर सब लिखवा दिया हूँ कि पॉपुलेशन इन्वर्जन में कौन सा पॉपुलेशन इन्वर्जन किस टाइप के लेजर के लिए यूज़ करते हैं, ऊपर आप देखे होंगे। ठीक, तो इसमें क्या होगा? इनइलास्टिक एटम एटम कोलिजन या इनइलास्टिक एटॉमिक कोलिजन, ये क्या होता है? ये आप क्लास में पढ़े होंगे। ठीक, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो फिर लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वजह से बस हिंट दे रहा हूँ ताकि आप अपने क्वेश्चन को कर ले जाएँ। ओके, अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन करा कि अ लेजर इज ए कोहेरेंट सोर्स बिकॉज इट कंटेन्स मेनी वेवलेंथ। बिल्कुल गलत। इन कोऑर्डिनेट वेव, सॉरी, इन कोऑर्डिनेटेड वेव ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, कोऑर्डिनेटेड वेव ऑफ मेनी वेवलेंथ, कोऑर्डिनेटेड वेव ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। इसमें क्या होता है? एकदम कोऑर्डिनेटेड वेव होता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का, या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि अ लेजर बीम ऑफ पल्स पावर 10 to the power 12 watt is focused on an object of area 10 to the power -4 centimeter square. The energy flux in watt per centimeter square at the point of focus is, at the point of focus is। ठीक, तो देखिए आपकी सुविधा के लिए इसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जो 15 नंबर क्वेश्चन है देखिए क्या होगा? पावर दिया है, एरिया भी दिया है। ठीक, तो अब यहाँ से हम क्या कर देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर में ही ऑप्शन दिया है तो इस वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर में ही क्या करेंगे? छोड़ देंगे। यहाँ से कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ से इनर्जी फ्लक्स निकल जाएगा तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगा? 10 to the power 16 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है 10 to the power 16, ये वाला क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, नीचे मैं सॉल्व करके इसको दिखा दिया हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन हीलियम नियॉन लेजर इज प्रोड्यूस्ड बाई। हीलियम नियॉन लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? ठीक, तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है आपका? जो 16 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम नियॉन लेजर पूछ रहा है।
देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपके दिए हैं फोटॉन एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, इनइलास्टिक एटॉमिक कोलिजन, केमिकल रिएक्शन। तो क्या होगा, इनइलास्टिक एटॉमिक कोलिजन। ये देखिए मैं ऊपर स्लाइड करके दिखा रहा हूँ आपको, जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी पूछा हुआ है सेम चीज़। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इन हीलियम नियॉन लेजर द मोस्ट फेवरेबल रेशियो ऑफ हीलियम टू नियॉन फॉर सेटिस्फैक्ट्री लेजर एक्शन इज। ठीक, तो 17 का आपका क्या होगा, 17 नंबर क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 7:1 के रेशियो में रहते हैं। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अ लेजर बीम। इट इज़ हाईली मोनोक्रोमेटिक, बिल्कुल सही है। इट इज़ हाई एंगुलर डाइवर्जेंस, बिल्कुल गलत है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन। इट इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन। इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ दीज स्टेटमेंट। ठीक, तो लेजर लाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ ये सही है, पांचवा ऑप्शन भी करेक्ट है आपका। और कौन सा करेक्ट है, कम्युनिकेशन में लेजर का यूज़ करते हैं। और पहला भी करेक्ट है, स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं। इसके लिए हम क्या चाहिए लेजर के लिए, हमको स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए लेजर के लिए। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 18 नंबर क्वेश्चन का आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फर्स्ट, फोर्थ एंड 5 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि अ लेजर बीम passes normally through a diffraction grating which has its grating space vertical, then the pattern seen on a screen behind the grating is। ठीक, जब वर्टिकल है तो पैटर्न भी जो दिखेगा वर्टिकल इस तरह दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए ये यूपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि लेजर आर करेक्टराइज्ड बाई। लेजर आर करेक्टराइज, लेजर किस व्याप पे करेक्टराइज होता है, तो आउटपुट बताए थे, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट, नेचर ऑफ आउटपुट। तो लार्ज बैंडविड्थ का अलग होगा, नैरो बैंडविड्थ का अलग होगा, मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ओके। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टू लाइट सोर्सेज आर सेट टू बी कोहेरेंट। दे वाइब्रेट इन सेम फेज, दे वाइब्रेट विद कांस्टेंट फेज। तो क्या होगा, या तो सेम फेज में वाइब्रेट करें, मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 हो, या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ वाइब्रेट करें। तो क्या होगा, ए एंड बी दोनों ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, तो 21 का क्या होगा आपका, डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कैन वी ऑब्टेन लाइट एम्प्लीफिकेशन इन अब्सेंस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। 22 नंबर पूछ रहा है कि कैन बी ऑब्टेन लाइट एम्प्लीफिकेशन इन अब्सेंस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक, तो क्या होगा, हाँ मे बी, ये क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, मे बी, मिल भी सकता है। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ हीलियम नियॉन लेजर है। हीलियम नियॉन लेजर का जो वेवलेंथ होता है, ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, 6328 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, इसको आप पढ़े भी होंगे। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि रेजोनेंट कैविटी इन सेमीकंडक्टर लेजर कंसिस्ट ऑफ। ठीक, तो क्या होता है, ये इसमें जो होगा पॉलिश्ड एंड ऑफ जंक्शन होगा। ठीक, 24 का डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके। फिर 25 पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट करस्पॉन्ड्स टू एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्रिटिकल पोटेंशियल, एटॉमिक एक्साइटेशन। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन, इसका क्या होगा आपका, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि व्हाट वाज द एक्टिव मीडियम यूज्ड इन फर्स्ट वर्किंग लेजर एवर कंस्ट्रक्टेड। ठीक, तो सबसे पहला लेजर जो आपका बना था वो कौन सा था, आपका सबसे पहला लेजर, जो सबसे फर्स्ट लेजर आपका बना था, आप उसको देखे होंगे, सबसे टीम मैमन ने बनाया था उसको। ठीक, तो उसमें कौन सा यूज हुआ था वो पूछ रहा है। इसका आपका क्या होगा,
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होना चाहिए। एक मिनट श्योर हो जाए पहले। ठीक, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, हाँ ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, रूबी राठ। ठीक। ठीक, टी मैमन ने 1964 में से बनाया था। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन कंप्यूटर प्रिंटर्स लेजर यूज्ड इज, जो कंप्यूटर प्रिंटर में लेजर यूज होता है वो कौन सा होता है। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा इसमें यूज होता है, सेमीकंडक्टर लेजर यूज होता है। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेजर रेडिएशन इज हाईली मोनोक्रोमेटिक, पार्शियली मोनोक्रोमेटिक, वाइट लाइट, नन ऑफ दिस। ठीक, तो क्या होते हैं, क्रोमेटिक तो होते ही हैं। ठीक, मोनोक्रोमेटिक तो होते हैं, लेजर रेडिएशन इज हाईली मोनोक्रोमेटिक भी हम उसे नहीं कह सकते। ठीक, तो जो 28 नंबर क्वेश्चन होगा उसका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, एकदम परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं होते। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंडर पॉपुलेशन इन्वर्जन द नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर एनर्जी स्टेट इज देन इन लोअर एनर्जी स्टेट। तो जब पॉपुलेशन इन्वर्जन करते हैं तो ऊपर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा देन लोअर एनर्जी स्टेट। अंडर पॉपुलेशन इन्वर्जन द नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट इज लार्जर देन इन लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक, जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, जो उसका नंबर होगा क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लेजर रेडिएशन इज, लेजर रेडिएशन क्या होता है, हाईली डायरेक्शनल, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट एंड स्टिमुलेटेड, ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या होगा, डी वाला ऑप्शन भी आप कह सकते हैं करेक्ट होगा। ठीक, हाईली डायरेक्शनल भी होता है, मोनोक्रोमेटिक भी होता है, कोहेरेंट भी होता है, स्टिमुलेटेड भी होता है। ठीक, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन कन्वेंशनल लाइट सोर्स different atom emit radiation at different time, there is no phase relation between emitted photon, different atom emit photon in different direction, d all of this। ठीक, तो 31 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इसमें क्या होता है, कोई फेज रिलेशन वगैरह ये सब नहीं रखते हैं। ठीक, जो फोटान होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजर यूज्ड इन सीडी डीवीडी प्लेयर। तो ये आप तो पढ़े ही होंगे, कौन सा यूज होता है, सेमीकंडक्टर लेजर यूज होता है। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूबी लेजर इज, रूबी लेजर क्या होता है आपका, सॉलिड स्टेट लेजर होता है। ठीक, अभी ऊपर बताए थे, तो इसका क्या होगा आपका 33 का जो होगा, जो 33 नंबर क्वेश्चन है इसका क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो ए होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए फिर पूछ रहा है हीलियम नियॉन लेजर इज, हीलियम नियॉन लेजर क्या होगा, हीलियम नियॉन लेजर क्या होगा आपका, गैस लेजर होगा। ठीक, जो हीलियम नियॉन लेजर होगा आपका क्या होगा, गैस लेजर होगा। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ हीलियम लेजर इज, हीलियम नियॉन लेजर इज। ठीक, तो इसको देखिए सॉल्व किया मैंने, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसको फिर देखूंगा, अगर मिल जाएगा तो उसको मैं कमेंट में एक बार लिख दूंगा। देखिए 35 जैसे सॉल्व किया हूँ ना, तो इसमें क्या है, एनर्जी पूछा हुआ है, तो एक तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, वेवलेंथ वगैरह भी देना चाहिए था। तो यहाँ से देखिए ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा करके 6328 होता है इसका, तो उसको मैंने इससे सॉल्व किया तो ऑप्शन कुछ इतना आ रहा है, जूल का ही है या फिर जो दिया है
ऑप्शन में केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, दोनों एक ही चीज़ है। अगर ये प्लांक कांस्टेंट वाला रखेंगे तो उसके क्या होगा, दोनों एक ही चीज़ निकल के आएगा 36 का, तो इसका सॉरी 35 का। तो ये थोड़ा अभी सस्पेंशन है इस क्वेश्चन पे। ठीक, इसका ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है। जो सॉल्व करने पर आ रहा है हीलियम नियॉन लेजर का, वो कितना आ रहा है सॉल्व करने पे आपका 3.14 इंटू 10⁻⁻19 आ रहा है। ठीक, जो ऑप्शन यहाँ देखिए दिया नहीं है। ठीक, अगर ये मिल जाएगा, क्वेश्चन ये डाउटफुल है तो इसको मैं कमेंट में डाल दूंगा। ओके, अब 36 देखिए, कह रहा है कि द नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड बाय लेजर बीम ऑफ पावर 4 मिलीवाट इफ द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज। ठीक, नंबर ऑफ फोटॉन पूछ रहा है, कह रहा है कि जो पावर है 4 मिलीवाट है, और देखिए इसमें वेवलेंथ नहीं दिया, तो वेवलेंथ आपको क्या, अगर आप वेवलेंथ उसका हीलियन नियॉन लेजर का मानेंगे तो 6328 लेना पड़ेगा। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे 35 और 36 दोनों क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिया है, लेकिन देखिए 36 में मैं कुछ आगे इसको सॉल्व किया हूँ अपने मन से, 6328 मतलब हीलियम नियॉन लेजर मार के उसको सॉल्व किया हूँ। तो ये देखिए सॉल्व करने पे कुछ ऐसा आपका आंसर आ रहा है 1.273 इंटू 10⁻16। ओके, यहाँ पे पहले आप एनर्जी निकाल लेंगे, एस सी बाई लेमडा या एच न्यू होता है, और फिर टोटल पावर जो होगा मतलब एन इजकल टू क्या होता है, पी बाई ई होता है। ठीक, नंबर ऑफ फोटॉन इजकल टू पावर अपॉन एनर्जी, तो उससे आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। ठीक, तो 35 और 36 क्वेश्चन जो है कुछ उसमें इनकम्प्लीट है। ठीक, तो 1.27 10⁻16 आ रहा है, तो आप इसका 36 का जो है आप ऑप्शन नंबर जो ए है उसको करेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, ये तो उस पर लगा दिया। 36 का ऑप्शन नंबर ये क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द कोहेरेंस लेंथ ऑफ लाइट सोर्स इज 2.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर एंड इट्स वेवलेंथ इज 5500 एंगस्ट्रॉम, द फ्रीक्वेंसी एंड कोहेरेंस टाइम इज। ठीक, तो इन सब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के पहले एक थोड़ा टॉपिक देखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो देखिए जो टॉपिक है, कह रहा कि प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक, प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ये क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंट द्वारा इसको क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया है कि जो लाइट होता है वो सोर्स से जो आता है वो परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक नहीं होता है। ठीक, परफेक्टली क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक नहीं होता है, बट इट हैज सर्टेन फाइनाइट स्प्रेड इन वेवलेंथ। उसको क्या कहते हैं, डेल लेमडा, आर करस्पॉन्डिंग स्प्रेड इन फ्रीक्वेंसीज को डेल न्यू कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर D1 लाइन है सोडियम का 5896 एंगस्ट्रॉम, आप प्रैक्टिकल किए होंगे, D1 D2 लाइन से परिचित होंगे। ठीक, हैज अ विड्थ ऑफ अबाउट 0.05 एंगस्ट्रॉम, द प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्यू इज डिफाइंड एज। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा होता है, या न्यू अपॉन डेल न्यू होता है। और जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी होता है वो क्या होता है, जो प्योरिटी होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इक्वल टू 1/q हो जाएगा, या इसको डेल न्यू अपॉन न्यू लिख सकते हैं। ठीक, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख कर समझ रहे होंगे ताकि टाइम कम लगे, इसलिए थोड़ा अपना बोलने का स्पीड बढ़ा दिया हूँ यहाँ पे। अब देखिए फिर आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 37 नंबर क्वेश्चन था। 37 नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूँ। 37 नंबर क्वेश्चन जो आपका है एल सी, मतलब एल सी क्या है आपका, कोहेरेंस लेंथ है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। कोहेरेंस टाइम देखिए क्या है, टाउसी है, जो कोहेरेंस टाइम है उसको टाउसी से या टीसी से कहीं कहीं लिखा था है, सी स्टैंड फॉर कोहेरेंसी। तो क्या होता है आपको पता है कि जो टाइम होगा क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड होगा, तो यहाँ से आप एल सी अपॉन सी, तो यहाँ से आप लिख के इसको निकाल लेंगे। तो ये 8.33 इंटू 10⁻11 सेकेंड, और जो फ्रीक्वेंसी होगा 5.45 इंटू 10⁻14 हर्ट्स होगा। ठीक, तो 37 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा
फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ इमिशन ऑफ गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर लेजर हुज बैंड गैप एनर्जी इज 1.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इच। इसको ही मैंने सॉल्व किया है 38 नंबर क्वेश्चन, उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर दिया हूँ। ई का वैल्यू दिया है, पूछ रहा है लेमडा का वैल्यू, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो उसको मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया है और यहाँ से उसको सॉल्व कर दिया है। तो सॉल्व करने में कुछ इतना आ रहा है 8609 एंगस्ट्राम आ रहा है। ठीक, तो इससे जो ऑप्शन मिल रहा है तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कहीं कैलकुलेशन एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा इसका। ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इफ द बैंड विड्थ ऑफ लेजर सोर्स इज 2.67 इंटू 10⁻20 मीटर एंड द कोहेरेंस लेंथ इज 15,000 किलोमीटर, द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स इज। सोर्स का वेवलेंथ कितना होगा, कोहेरेंस लेंथ दिया है और बैंड विड्थ दिया है, तो इसका वेवलेंथ कितना होगा। तो देखिए जो आपका ये 39 नंबर क्वेश्चन है उसको ही मैंने सॉल्व किया है। आपकी सुविधा के लिए हर एक क्वेश्चन को मैंने जो न्यूमेरिकल बेस्ड है उसको सॉल्व कर दिया है। तो देखिए जो कोहेरेंस लेंथ होता है एल सी इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन डेल लेमडा, जो क्या होता है विड्थ है वेवलेंथ का। ठीक, तो यहाँ से ये वैल्यू आपका निकल गया है। ठीक, तो लेमडा का वैल्यू 6328.5 एंगस्ट्राम आ रहा है, तो 6328 एंगस्ट्राम कह सकते हैं। ठीक, तो आपका जो 39 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या होगा, 39 नंबर क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन करा कि द एनर्जी रेडिएटेड बाय लेजर पल्स इज 7.944 जूल इफ द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर आर 2.8 इंटू 10⁻19 इन द सिस्टम देन द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स इज। ठीक, तो ये भी मैं देखिए सॉल्व किया हूँ, जहाँ तक संभव हो सका है मैं आपको कोशिश किया हूँ कि आपकी सुविधा हो उसके लिए मैंने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, आप क्वेश्चन को समझ जाए। ठीक, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, लेमडा पूछा है, यन दिया है, एच का वैल्यू आप जान रहे हैं, प्लैंक कांस्टेंट, सी एनर्जी या पावर जो दिया हुआ है आपका, तो लेमडा जब सॉल्व किए यहाँ से तो 7000 एंगस्ट्राम आएगा। ठीक, तो 7000 एंगस्ट्राम 40 नंबर क्वेश्चन का जो 7000 एंगस्ट्राम वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो 7000 एंगस्ट्राम बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ D1 लाइन ऑफ सोडियम सोर्स 5896 एंगस्ट्राम हैज विड्थ ऑफ अबाउट 0.05 एंगस्ट्राम, व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो स्पेक्ट्रल लाइन का प्योरिटी क्या होगा, तो प्योरिटी का देखिए फॉर्मूला अभी को मैं स्क्रीन पे लिखा था। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, प्योरिटी का फॉर्मूला लिखा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका जो प्योरिटी होगा 117920, मतलब 117920, ये क्या होगा इसका प्योरिटी होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, जो ए ऑप्शन होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि द सोर्स 5000 एंगस्ट्राम हैज अ विड्थ ऑफ अबाउट 0.05 एंगस्ट्राम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। ठीक, इसको भी देखिए मैंने सॉल्व कर दिया है। 42 नंबर क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, सॉल्व कर दिए। फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी क्या होता है, प्योरिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए सॉल्व करने पर क्या आएगा, 10⁻⁵ आ रहा है। ओके, तो 10⁻⁵ वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, मतलब बी वाला ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि इफ द फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज 10⁻�6 एंड द विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज 0.1 एंगस्ट्राम, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स। तो सोर्स का वेवलेंथ क्या होगा। तो जो 43 नंबर क्वेश्चन है, फिर देखिए नीचे ले चलता हूँ, आपको थोड़ा दिक्कत जरूर हो रहा होगा लेकिन आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। ठीक, देखिए तो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी पूछ रहा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी दिया है, विड्थ दिया है और वेवलेंथ पूछ रहा है। देखिए इसको पुट करके निकाला गया, मतलब फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी और प्योरिटी वाला फार्मूला है, उसी में दाएं बाएं करके मैनिपुलेट करके बस सॉल्व करना है। ठीक, 10⁵ एंगस्ट्राम इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो देखिए इसका क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके,
अब कह रहा कि रेलाई रेंज इज डिफाइंड एज, देखिए ऊपर एक डेफिनेशन बताया था। रेलाई रेंज क्या होता है? 44 नंबर क्वेश्चन जो होगा इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द लेजर ओवर विच द लाइट रेज रिमेन पैरेलल, ये उसके देखिए स्टार बना के वहाँ पहले लिख दिया था मैंने। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन करा कि द डाइवर्जेंस ऑफ लेजर बीम इज, तो देखिए थीटा इक्वल टू क्या होता है? लेमडा बाई टी, जहाँ डी क्या है? अपर्चर का डायमीटर है, थीटा क्या है? डाइवर्जेंस एंगल है, लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। तो इस फॉर्मूले से आप देख रहे हैं क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द अपर्चर, मतलब 45 का क्या होगा? बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। थीटा डी में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे की। ठीक, अब चलते हैं आगे 46 नंबर क्वेश्चन पे। लेक्चर बेशक लंबा हो रहा है लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर है। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इफ द प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज क्यू एंड इट्स वेवलेंथ इज लेमडा, देन व्हाट इज द कोहेरेंस लेंथ। ओके, तो 46 नंबर क्वेश्चन जो है उसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। देखिए कोहेरेंस लेंथ आपको पता है, ठीक, उसका कोहेरेंस लेंथ लेमडा और प्योरिटी में रिलेशन पूछा है, देखिए आप मैंने सॉल्व करके लिख दिया है। एल सी मतलब एल स्टैंड फॉर लेंथ, सी स्टैंड फॉर कोहेरेंसी, तो कोहेरेंस लेंथ इज इक्वल टू लेमडा इंटू क्यू। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा 46 का क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, 46 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। 47 में क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि द डोपिंग परसेंटेज ऑफ Cr2O3 इन होस्ट Al2O3 इच। ठीक, तो जो 47 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा, 0.05% होता है। द 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज 10⁻⁻⁶, व्हाट विल बी द प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक, तो देखिए 48 नंबर क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी और प्योरिटी दोनों एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सॉल्व करेंगे तो जो क्यू का वैल्यू मतलब प्योरिटी का जो वैल्यू आएगा 10⁻⁶ आएगा। ओके, तो इसका क्या होगा? 48 का ए वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। 49 और क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि फॉर ट्यूनिंग इन लिक्विड डाई लेजर फॉलोइंग ऑप्टिकल डिवाइस इज यूज्ड। ठीक, तो 49 का आपका क्या होगा? कौन सा डिवाइस यूज होता है? प्रिज्म एंड ग्रेटिंग यूज होता है। 15 क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंट डाई यूज्ड इन लिक्विड डाई लेजर इज। ठीक, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या होगा? रोडमाइन 6G डाई क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन मतलब बी वाला ऑप्शन 50 का करेक्ट होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि इन अ लिक्विड डाई लेजर ट्रांजिशन बिटवीन सिंगलेट स्टेट टू ट्रिपलेट स्टेट इज। ठीक, तो 51 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि टू वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे हैव, दो वेव कोहेरेंट हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सेम फेज एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, फेज एंड एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी फेज एंड एम्पलीट्यूड। ठीक, तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। सेम फ्रीक्वेंसी फेज और अप्रॉक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड भी होना चाहिए। ठीक, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। ठीक, कौन सा होता है? डायरेक्शनलिटी भी होता है और कोहेरेंसी भी होता है, दोनों ऑप्शन क्या इसका करेक्ट है। ठीक, तो आप डी वाला लगेगा कि सबसे ज़्यादा कोहेरेंसी लेजर का जब होता है तो कोहेरेंसी का ही नाम आता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 54 नंबर क्वेश्चन करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग। ठीक, ऑप्टिकल पंपिंग का इसमें से कौन सा एग्जांपल है? तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो ए नंबर ऑप्शन होगा क्या होगा? करेक्ट होगा, रूबी लेजर। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि नीड ऑफ व्हाट इज द नीड टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक, तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो होगा आपका
ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एटम को एक्साइट करके स्टिमुलेटेड एमिशन कराया जाए, ठीक, टू एक्साइट मोस्ट ऑफ द एटम। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि इन स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में है तो उसका तो इनफाइनाइट लाइफ टाइम होगा, वो तो स्टेबल रहता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर। तो देखिए क्या नहीं होता है, डाइवर्जेंट। इसमें क्या होता है, डाइवर्जेंट जो होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, सबसे पहले ही आपको बता चुके हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा कि आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन B12 एंड स्टिमुलेटेड एमिशन B21 आर रिलेटेड एज। तो 58 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आपका क्या होगा, सी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, B12 इक्वल टू B21। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि रूबी लेजर एज। तो रूबी लेजर क्या होता है आपका, ऊपर सब बता दिए कौन लेजर कितने लेवल का होता है। तो जो रूबी लेजर होता है आपका क्या होता है, 3 लेवल लेजर होता है, ठीक। फिर 69 क्वेश्चन करा कि हु इन्वेंटेड फर्स्ट लेजर। तो टी मैमन ने किया था रूबी लेजर, ठीक, यही बता दिया। अब देखिए करा कि अ लेजर बीम इज कोहेरेंट बिकॉज इट कंटेन्स, ठीक, वेव्स ऑफ सेवरल वेवलेंथ, इनकोहेरेंट वेव्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ, कोहेरेंट वेव्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ, कोहेरेंस वेव ऑफ सेवरल वेवलेंथ, ठीक। तो क्या होगा इसका, जो सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, सी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू। आप लेक्चर को अच्छे से देखिए। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें क्या है, डाउटफुल हैं, जो कंप्लीट नहीं, जैसे 35 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, थोड़े डाउटफुल हैं, ठीक। अगर उसका सलूशन मिल जाता है तो उसको मैं कमेंट में लिख दूंगा। और भी अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि ऊपर अगर बोलने में गलत निकल गया हो तो उसका भी मैं वीडियो देख के क्या करूँगा, अगर गलत निकला होगा तो लिख दूंगा, या कहीं अगर क्वेश्चन में कहीं मिस प्रिंटिंग होगा तो उसको भी कमेंट में बता दूंगा, ठीक। ओके, थैंक यू।